उत्तराखंड को हासिल करने के लिए एक मुकम्मल संघर्ष हुआ। संघर्ष के बाद उत्तराखंड मिला और जिन शहीदों ने शहादत दी, आज उसी शहीद स्मारक पर मैं मौजूद हूं और आजकल चर्चाओं में भू कानून सबसे ज़्यादा है। मोहित डिमरी जी मेरे साथ मौजूद हैं। मोहित जी, कैसे हैं आप, ये बताइए पहले। मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। ना शहादत जितनी दी गई, उसके बाद शहीद हो गए, एक सपने भी देखे थे। क्या उन सपनों को साकार करने के लिए आज जितना संघर्ष हो रहा है वो कितना कामयाबी की तरफ चल रहा है? देखिए, एक अवधारणा थी, राज्य बनेगा, अपना राज्य होगा, हमारे यहाँ लोगों को रोज़गार मिलेगा, अपनी हमारी ज़मीनें सुरक्षित रहेंगी, तमाम तरह के संसाधनों पर पहला अधिकार अपने यहाँ के लोगों का होगा। लेकिन आज हम जब देखते हैं 24 वर्षों में राज्य निर्माण के, तो हालात बिल्कुल भी नहीं बदले हैं। एक तरह से राज्य बनने के बाद जिस तरह की लूट इस राज्य में मची हुई है, इससे हमारे जो यहाँ के मूल निवासी हैं उनके सामने अपने भविष्य को लेकर एक बहुत बड़ी चिंता की लकीर खिंच गई है। एक तरह का लोगों के सामने अपने वजूद को बचाने का संघर्ष है, अपनी पहचान को बचाने का संघर्ष है। तो ये लड़ाई अब इस रूप में आगे आ रही है कि लोग अब चाहते हैं, उत्तर प्रदेश के ज़माने में जब एक बड़ा संघर्ष हुआ उत्तराखंड राज्य निर्माण को लेकर, तो लोग इस बात को समझ रहे हैं कि क्या फ़ायदा हुआ इस राज्य को बनाकर, जब यहाँ हमारे लोगों को उनके ही राज्य में अपने अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं, उनको नौकरियाँ नहीं मिल रही, उनको रोज़गार नहीं मिल रहा, उनकी ज़मीनें नहीं बच पा रही हैं। ये तमाम तरह के संकट हैं। एक बार फिर से लोग सड़कों पर आ रहे हैं। एक बड़ा संघर्ष राज्य निर्माण के लिए हुआ, अब एक बड़ा संघर्ष इस राज्य को बचाने के लिए अब लोग सड़कों पे आ रहे हैं। तो भूमि कानून का जो मसला है वो बहुत संवेदनशील मुद्दा हमारे राज्य के लिए एक तरह से। अच्छा, एक मिनट डिमरी जी, आप एक बताइए, ये कौन लोग हैं जो आप तो भू कानून लाने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आता है कि जो सपने देखे थे वो साकार नहीं हुए। ये वो कौन लोग हैं जो सपनों को साकार होने में अड़ंगा अड़ाए हुए हैं? देखिए, ये वही है जिनका रिमोट कंट्रोल दिल्ली के हाथों में। ये दिल्ली से संचालित होने वाली जो पार्टियां यहाँ पर हैं, ये यहाँ पर एक तरह से मैनेजर की भूमिका में, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, विधायक हो, मंत्री हो, ऊपर से जो भी आदेश आएगा उनको उस तरह से काम करना होता है। तो इसके लिए सीधे तौर पे जिम्मेदार राष्ट्रीय पार्टियां ही हैं, जो यहाँ पर एक तरह से यहाँ के रिसोर्सेज पर जिनकी नज़रें हैं, उनका सीधा एक तरह से यहाँ के जो हमारे पास जो भी साधन हैं उन पे कब्जा जमाने की मंशा है। अब आप देखिए, उत्तराखंड में हो क्या रहा है, बारी बारी से राष्ट्रीय पार्टी यहाँ पे सत्ता में आती रही हैं। यहाँ के लोगों को तमाम तरह के प्रलोभन दे के उनको बड़े बड़े सपने दिखाकर सत्ता पर तो आ जाते हैं, लेकिन उन लोगों की भावनाओं की कभी भी राष्ट्रीय पार्टियों ने कदर नहीं की। मैं आपको रोकूंगा एक मिनट। एक सवाल यहाँ पर पैदा होता है, क्या ये भी लोग मूल निवासी हैं जो अपने उत्तराखंड के जितने भी लोग हैं उनके सपनों को साकार नहीं होते हुए देखना चाहते? क्या ये भी मूल निवासी हैं? बिल्कुल, ये यहाँ के मूल निवासी ही हैं। सत्ता में कौन लोग बैठे हुए हैं? मूल निवासी ही बैठे हुए हैं, लेकिन चाबी किसी और के हाथ में है, चाबी दिल्ली वालों के हाथ में है। तो समस्या क्या है, जब तक यहाँ पर क्षेत्रीय भावनाओं को लेकर हमारे सबके अंदर सोच पैदा नहीं होगी, राष्ट्रीय पार्टियां की तो अपनी नीतियां होती हैं, किस तरह से कब्जा करने, यहाँ किस तरह से यहाँ के संसाधनों को लूटना है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इसी बात को लेकर है कि जो आज हैं भी ये लोग सत्ता में, जो लूट के लिए रास्ते खोल रहे हैं, वो लोग भी यहाँ के मूल निवासी हैं। तो उससे क्षेत्रवाद को नहीं बढ़ावा मिलेगा? देखिए, अब क्षेत्रीयता वाली जो भावना है वो एक तरह से अस्मिता, अपने अस्तित्व को, अपने संसाधनों को बचाने की एक लड़ाई है। ये पूरे देश भर में जहाँ जहाँ भी राज्य हैं अपनी क्षेत्रीय अस्मिता को बचाना चाहते हैं। आप देख लीजिए, नॉर्थ ईस्ट में, आप देख लीजिए दक्षिण के राज्यों में अलग तरह के मूवमेंट चल रहे हैं। कहीं भाषा को बचाने का मूवमेंट चल रहा है, कहीं अपनी ज़मीनों को, कहीं अपनी संस्कृति को। ये पूरे देश भर में चल रहा है। उसी तरह उत्तराखंड का भी एक संघर्ष है। और अन्य राज्यों में भी ऐसा नहीं कि राष्ट्रीय पार्टियां वहाँ पे हावी नहीं है, वहाँ के मूल निवासी ही उस लूट में शामिल नहीं है। ये पूरे देश भर में है ये। अच्छा, तो क्या आप जो मूल निवासी हैं उनको कोई अपील भी आप करना चाहेंगे कि अपनी ज़मीनों को मत बेचो? बिल्कुल, हमने अपील की है और आप देखिए बहुत बड़ा असर पड़ा है। वकील साहब, आप ये मान के चलिए बहुत सारे गाँव ऐसे हैं जहाँ हमारा भूमियाल देवता होता है,
वहाँ पर जो ज़मीनों की रक्षा करता है, हर गांव में, हर एक गांव में भूमियाल देवता को लोग मानते हैं, पूजते हैं। अब लोग, मैं देख रहा था टिहरी जनपद के कई गांवों में लोग भूमियाल देवता के मंदिर के सामने कसमें खा रहे हैं, शपथ ले रहे हैं कि हम अपनी ज़मीनों को इस तरह से नहीं देंगे किसी बाहरी व्यक्ति को। क्योंकि हो क्या रहा है, ज़मीनें जब बिक रही हैं हमारी, तो बाहर का जो पैसे वाला व्यक्ति है, जो बड़े माफिया हैं, वो रिजॉर्ट बना रहे हैं, होटल बना रहे हैं, और हमारे जो यहाँ के मूल निवासी लोग हैं जिनकी वो ज़मीनें हुआ करती थी, वो भूमिहीन हो रहे हैं। अब बाहर का व्यक्ति जो पैसे वाला है, जो लूट के इरादे से यहाँ पे आया है, वो यहाँ पर मालिक बनना है ज़मीन का। और एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, हमारा जो संघर्ष है बाहर भीतरी की लड़ाई का नहीं है। संघर्ष में चाहे यहाँ का लुटेरा भी है इस राज्य का, चाहे वो मूल निवासी क्यों ना हो, चाहे वो बाहर का क्यों ना हो, उसके खिलाफ लड़ाई है। जो लूट के इरादे से आ रहा है, जो नौकरियाँ कब जाना चाहता है, जो रिसोर्सेज पे अपना कब्जा जमाना चाहता है, जो यहाँ पैसे कमाने की नीयत से आ रहा है और हमारे लोगों के अधिकार को मार रहा है। अच्छा मोहित, एक बात बताइए, जो है ना, स्वरूप क्या आप लोगों ने सोचा है कि भाई यहाँ ये स्वरूप होना चाहिए, भू कानून इस तरीके से लगना चाहिए, कोई रूपरेखा तो तैयार की होगी? देखो, उत्तराखंड की जनता आपको देख रही है, आवाज़ बहुत दूर तक जाएगी, वो भी समझा दीजिएगा हमारे चैनल के माध्यम से। देखिए, इसमें हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं मूल निवास और भू कानून को लेकर। अब भू कानून में हम सरकार से क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर मजबूत भू कानून होना चाहिए। कैसे कानून होना चाहिए? जो हमारी कृषि भूमि जो बहुत सीमित मात्रा में अब रह गई है, बताया जा रहा है कि 4 से 5% कृषि भूमि हमारे पास अब बची हुई है, उसको हम सुरक्षित करने की मांग कर रहे हैं। वो सुरक्षित रहेगी तभी तो हम उत्पादन भी कर पाएंगे। आज तो आप देखिए, सब कृषि भूमि हमारी खत्म हो रही है। एक तो हमारी सरकार से ये डिमांड है कि कोई भी हमारी जो कृषि भूमि है, इसको इस तरह से वितरित न किया जाए, बाहरी माफिया हो चाहे अंदर का ही माफिया हो, उसके हाथों उसको ऐसा ना वितरित किया जाए कि हमारे कृषक भूमिहीन हो जाए। उनकी ज़मीन पर मालिकाना हक उनका रहना चाहिए। अगर कोई इंडस्ट्री लगाना चाहता है, कोई उद्योग लगाना चाहता है, कोई यहाँ पर स्कूल और हॉस्पिटल खोलना चाहता है या अन्य तरह के जो यहाँ पर ऐसा काम करना चाहता है जिससे यहाँ के लोगों को रोजगार मिले, इसमें हम सरकार से मांग कर रहे हैं ज़मीन बेचने के बजाय किसान से ज़मीन को लीज पे ले आ जाए। 10 से 15 साल की लीज हो, उसमें जो काश्तकार है, किसान है, जो मालिक है ज़मीन का, उसके भी हिस्सेदारी हो। अगर उस ज़मीन पे हॉस्पिटल खुलता है या स्कूल खुलता है या अन्य उद्योग लगते हैं, तो उसमें जो मुनाफा हो रहा है उसमें एक हिस्सा उस किसान को, उस ज़मीन के मालिक को भी मिले, और भूमि नहीं होना चाहिए। इस तरह से हम सरकार से मांग कर रहे हैं। ठीक। अच्छा, आपने जो है ना एक ऐलान भी किया था पिछली 26 तारीख को कि मैं भूख हड़ताल पर बैठ रहा हूँ, और आप यहाँ बैठे भी थे। ताला लगा दिया गया शहीद स्मारक पर, उसको किस नज़रिए से जो है ना आप लोग देखते हैं, क्या मंशा थी उसके पीछे? देखिए, मैं कह रहूँगा अभी भी हम शहीद स्मारक पर ही बैठे हैं और यहाँ पे आप मेरे इंटरव्यू कर रहे हैं, तो मिले बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। ये तो शहीदों का बहुत बड़ा अपमान किया है। इतना बड़ा अपमान इस राज्य में आज से पहले कभी नहीं हुआ। शहीदों के स्मारक के सामने भूख हड़ताल करने के पीछे मंशा ये थी ताकि लोग उस भावना को समझे, इस राज्य निर्माण की भावना को समझे कि इस राज्य के लिए हमारे शहीदों ने बलिदान दिया है। ये राज्य हमें खैरात में नहीं मिला है। अब जो ये संघर्ष चल रहा है, इस राज्य को बचाने का संघर्ष चल रहा है, और आप हमें हमारे अपने अधिकार से हमें वंचित कर रहे हैं। हम तो लोकतांत्रिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर भूख हड़ताल कर रहे थे। पूरे प्रदेश भर से लोगों का समर्थन हमें इसमें मिल रहा था, लेकिन आपने अपनी तानाशाही रवैये के चलते, आपने दमनकारी नीति अपनाते हुए, हमें जबरदस्ती घसीटते हुए हमें आपने एकता विहार में पटक दिया। आपने हमारी भूख हड़ताल खत्म कर दी एक ही दिन में। तो ये तो लोकतंत्र का भी गला घोटने वाली बात होगी। हम लोकतंत्र में अपने विरोध की आवाज़, विरोध के स्वर भी मुखर नहीं कर सकते। इस स्थिति सरकार ने पैदा कर दी है, तो हमने तय किया है ये संघर्ष तो खत्म नहीं हुआ है। आने वाले समय में तय मान के चलिए, मुख्यमंत्री आवास का घेराव 50,000 से अधिक लोग करेंगे। चाहिए कितनी बैरिकेडिंग लगा दें, चाहिए कितने ही अपना इंतजामात कर लें, सारे तोड़ दिए जाएंगे। इनको बताया जाएगा कि जिस तरह के हालात तुमने पैदा किए हैं, अब जनता तुम्हें बख्शेगी नहीं है। यहाँ की जनता अब समझ चुकी है, तुम लुटेरे हो, इस राज्य के लुटेरे हो, तुम्हें जनता सबक सिखाने के लिए तैयार है। अब हम इस तैयारी में हैं। मुख्यमंत्री आवास घेराव, विधायक मंत्री घेराव, जितने ये जनप्रतिनिधि बैठे हैं सबको घेर के पूछेंगे इस राज्य में जो लूट मची हुई, इसके रास्ते आप बंद क्यों नहीं कर रहे हो। सबका घेरा होगा, कोई नहीं बचेगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल है, काफ़ी लंबा जो है ना वक्त में आपका ले लिया, जो है ना, कभी कभी आपको नहीं लगता कि इन शहीदों की आत्माएं जो है ना, जो एक उम्मीद इनको थी, तो उनको भी एक संतुष्टि होनी चाहिए। एक उम्मीद आजकल के नौजवानों से एक उनकी है कि उनकी आत्मा को भी एक संतुष्टि मिले, एक सुकून मिले, तो उसके लिए क्या कदम है आप लोग? देखिए,
शहीदों की आत्मा वास्तव में आज कहीं होगी, वो रोती होगी इस हालात को देखते हुए। वो हमें देख रहे होंगे कहीं दूर से, लेकिन हमारा यही मानना है, हम उन शहीदों के सपनों को साकार करने के लिए संघर्ष को आगे बढ़ा रहे हैं। जब तक हम शहीदों के सपनों का राज्य नहीं बना देते हैं, इसको ऐसा राज्य नहीं बना देते हैं जिसमें खुशहाली हो, समृद्धि हो, यहाँ के लोगों के अधिकार सुरक्षित हो, आपस में वैमनस्यता की भावना इस तरह से ना हो जिस तरह के हालात इस राज्य में पैदा कर दिए गए हैं। एक दूसरे व्यक्ति को आपस में लड़वाया जा रहा है, ये स्थिति पैदा होगी। ये सब हम जब तक खत्म नहीं कर देते इस राज्य में, एक खुशहाल राज्य, समृद्ध राज्य, यहाँ की खुशहाली में जिसमें सबकी भलाई का रास्ता हो, उसको लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। तभी हम समझते हैं कि हमारे शहीदों की आत्मा भी संतुष्ट होगी, तृप्त होगी। और ये संघर्ष हम तब तक जारी रखेंगे जब तक हमारे अपने अधिकार, अपनी गैरसैंण राजधानी का सवाल, हमारे भूमि कानून के सवाल, हमारे मूल निवासियों के सवाल, यहाँ के स्वास्थ्य, शिक्षा, तमाम जो आधारभूत सवाल हैं, उनके सवाल जब तक हम खत्म नहीं कर देते हैं, उन सवालों का निशान नहीं निकाल देते हैं, तब तक ये संघर्ष आगे निरंतर जारी रहेगा। अच्छा, एक सवाल अचानक मेरे मन में आया कि ये जो नए ट्रेंड चल रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम लव जिहाद और ये लैंड जिहाद और मज़ार जिहाद, तो ये क्या उत्तराखंड की एकता और अखंडता के लिए ये कोई चुनौती भी है क्या? ये बहुत बड़ी चुनौती है। मैंने कहा ना कि आपस में बंटवाने की जो राजनीति चल रही है, आपस में एक दूसरे को लड़वाया जा रहा है, इससे हम उत्तराखंड के लोग कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हम सबको मिलके एक समृद्ध उत्तराखंड का जो सपना देखा गया उसको पूरा करना है। जो ये ताकतें हैं जो आज सत्ता में आपस में लड़वा कर आपस में जो एक दूसरे के प्रति घृणा का माहौल बना रहे हैं, ये एक तरह से हमारे उत्तराखंड को आगे बढ़ने से रोकना है। जब हम भूमि कानून की बात करते हैं तो आप एक अलग तरह से ट्रेंड यहाँ पे चला देते हैं। जब मूल निवासियों के अधिकार की बात करते हैं तो आप एक धर्म विशेष के व्यक्ति पर, लोगों पर आपका हमला होता है। ये बिल्कुल भी सही नहीं है। यहाँ के मूल निवासी तमाम समुदायों के लोग हैं जो 1950 से रह रहे हैं, और भी लोग हैं जो इस ज़मीन पे आए हैं, यहाँ कुछ करने की उनकी मंशा है, यहाँ के प्रति उनकी अच्छी भावना है। हमारे संघर्ष, मैंने आपको पहले भी कहा है, सिर्फ उनसे है जो लुटेरे हैं, जिनका सिर्फ एक ही मकसद है इस राज्य को लूटना, चाहे वो सत्ता में बैठे लोग हों, चाहे बाहर से आने वाले माफिया हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। अगर उनका इरादा लूट का है, उनके खिलाफ भी लड़ाई जारी रहेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डिमरी जी आपका। जो है ना, चलिए, डिमरी जी का साफ तौर से कहना है कि हमारी लड़ाई सिर्फ जो है ना उन लोगों से है कि जो लोग इस उत्तराखंड को लूटने की कोशिश कर रहे हैं, भले ही चाहे वो बाहर के हों या फिर यहाँ सत्तासीन हो या फिर यहीं के मूल निवासी हों। अब आगे ये संघर्ष कहाँ तक जा पाता है और कितनी उम्मीदों के साथ जो है ना ये अपनी जीत दर्ज कर पाते हैं, ये आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। अपने सहयोगी अफजाल अहमद के साथ मैं वकील अहमद, खबर उत्तराखंड, देहरादून।